अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे सी एस 101 के मिड टर्म प्रिपरेशन के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मिड टर्म्स के लिए, जिनको हम इस वीडियो में ना सिर्फ बताने वाले हैं बट जबकि डिस्कस भी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ओवर रिव्यू में सारे टॉपिक्स दिखा देता हूँ कि ये तमाम मॉड्यूल्स और टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। Topic number one is search engines, roots of computing, Boolean operators next, hexadecimal notation, binary addition, twos, complement, floating point notation, CPU basics, compressing audio and video, program execution, arithmetic operators, deadlock, software classification, operating system basic concepts, operating system components, network classification, layered approach to internet software, protocols, HTML यानी hypertext markup language, XML, security attacks and cures, algorithm, recursive structures, while and iterative structure and software verification in the end. तो ये तमाम टॉपिक 25 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फॉर द मिड टर्म प्रिपरेशन। इनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू इट्स द वीडियो। अच्छा, तो हमारा टॉपिक नंबर वन जो है वो है सर्च इंजन्स। और सर्च इंजन्स में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड सर्च इंजन्स हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन्स की बात करें तो एज़ यू नो सर्च इंजन्स आर बेसिकली ब्राउज़र्स जिस पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अपनी क्यूरी को सर्च करते हैं, दैट आर सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मिड टर्म्स में आते हैं वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन इज़ राइट सम नेम्स ऑफ सर्च इंजन्स। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ सर्च इंजन्स के नाम लिखते हैं, तो जैसे कि नाम क्या है, गूगल है, याहू है, MSN, बिंग, सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ ब्राउजर्स जो यूज़ होते हैं एज सर्च इंजन्स। देन नेक्स्टली आपके पास आ गया हाउ मच परसेंट इज़ गूगल यूज्ड। गूगल कितने परसेंट यूज़ होता है। एज़ यू ऑल नो गूगल जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो है सर्च इंजन है, तो इसलिए इसकी परसेंटेज वो पूछते हैं मोस्टली, दैट इज़ 90.31%। और या वो पूछ सकते हैं कि कौन सा सर्च इंजन है तो मोस्ट यूज़ होता है, तो वो कौन सा है, गूगल इज़ रेफर्ड टू एज द मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन। देन आफ्टर दिस द थर्ड क्वेश्चन इज क्यूरी। क्यूरी के बारे में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज बेसिकली अ क्यूरी। तो क्यूरी आर द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। तो बेसिकली सेट ऑफ वर्ड्स मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं गूगल पे, तो आप उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ योर क्यूरी। देन आफ्टर क्यूरी यू हैव द क्वेश्चन सर्च इंजन टेक्निक्स, कि आपको सर्च इंजन की टेक्निक्स का पता होना चाहिए। कैसी टेक्निक्स? अगर आपने किसी भी कंट्री का मैप सर्च करना है, जैसे किसी सिटी का, तो मैं मैप इस ऑपरेटर को यूज़ करूँगा, मैप कॉलन। मैप कॉलन के आगे आप लिख दोगे लाहौर, तो वो आपको लाहौर का मैप शो कर देगा। आप मैप कॉलन के आगे लिख दोगे इस्लामाबाद, तो वो आपको इस्लामाबाद का मैप शो कर देगा। तो दीज आर द टेक्निक्स। मैप के बाद आपके पास है वेदर। अगर आपने वेदर पता करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, वेदर एंड दिस। तो इसके आगे आप लोकेशन डालोगे तो अल्टीमेटली आपके पास उस लोकेशन का वेदर आ जाएगा। देन स्टॉक। स्टॉक मतलब है किसी भी कंपनी का मैं स्टॉक रेट चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे एप्पल कंपनी है तो करना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉक के आगे एप्पल लिख दूंगा। दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज सर्च इंजन टेक्निक्स। एंड ये सारे क्वेश्चन थे जो सर्च इंजन से रिलेटेड थे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर टू इज़ रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग बेसिकली मीन्स द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट कंप्यूटर नेम वॉज। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था, जो पहला कंप्यूटर था, दैट वॉज अबैकस। और अबैकस जो है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, मीन्स मैकेनिकल कंप्यूटर था, वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं था जैसे आज के दौर में। देन सेकंड क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स वाज इन्वेंटेड बाय। ये बहुत मोस्टली आता रहता है। टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स जो है वो इन्वेंट की थी लेबनीज, पास्कल एंड चार्ल्स बैबेज ने। ये तीन नाम जो हैं वो आपने याद रखने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन इज़ हु मेड पंच्ड कार्ड्स। तो पंच कार्ड्स जो हैं वो बनाए थे हरमन हॉलरिथ ने। एंड ये कब बनाए थे उन्होंने, ये क्वेश्चन भी मोस्टली आता है, तो दैट ये इन्होंने बनाए थे 1890 में। देन एनियक। एनियक की एब्रीविएशन क्या है, मुखफ़फ़ जिसको आप कहते हैं उर्दू में। तो एनियक की डेफिनेशन या उसकी जो स्टैंड फॉर है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देन हु डेवलप्ड एनियक। एनियक को किसने बनाया और कहाँ बनाया, ये क्वेश्चन आता होता है। जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर एक्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। तो
अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने बनाया, तो जॉन मोचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, एंड कहाँ बनाया, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। देन आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है जो इसमें से आता है वो आता है इसकी फैक्ट शीट में से। उसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि कितने रजिस्टर्स एंड कितने कैपेसिटर्स जो हैं वो एनीएक में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 10,000 कैपेसिटर्स इन एनीएक एंड 70,000 रजिस्टर्स। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ बुलियन ऑपरेटर्स। तो व्हाट आर बुलियन ऑपरेटर्स? बुलियन ऑपरेटर्स किसने बनाए, बुलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु मेड बुलियन ऑपरेटर्स? बुलियन ऑपरेटर्स वर मेड बाय जॉर्ज बूल, और ये जो बुलियन ऑपरेटर्स उनका नाम रखा गया है वो इन्हीं के नाम के पीछे रखा गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बुलियन ऑपरेटर्स? बुलियन ऑपरेटर्स करते क्या हैं, होते क्या हैं? तो बुलियन ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दैट आइदर इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स। कोई भी कंडीशन उनको दे दी जाए तो आइदर दे गिव आंसर इन ट्रू और आइदर दे आर फॉल्स। Then you have third question, what are the types and how many types? So first of all, there are three types of Boolean operators. One is AND operator, second is OR operator, and third is NOT operator. तो AND operator works as, आपने बस ये बात याद रखनी है, AND operator जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पे एक्ट करता है। जो OR operator है, क्या मसला है भाई, AND operator जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पे एक्ट करता है, OR operator जो है वो प्लस ऑपरेटर के तौर पे एक्ट करता है, एंड देन नॉट ऑपरेटर जो है वो एज एन इनवर्स ऑपरेटर के तौर पर एक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आपके पास दो इनपुट होना लाजमी है और आपकी आउटपुट एक निकलेगी। सेम वे इनपुट्स में भी आपके पास और में दो इनपुट होनी चाहिए और एक आउटपुट निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड की बात करें तो दो इनपुट्स हैं हमारे पास, सर्टेन इनपुट्स के हैं 0011 एंड द अदर इनपुट इज़ 0101। तो जब आप इसको आउटपुट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एंड जो है वो मल्टीप्लाई के तौर पर एक्ट करेगा और जो है वो एज प्लस के तौर पर एक्ट करेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को जीरो से आंसर क्या आता है, ज़ीरो। जीरो को वन से आंसर क्या आता है, ज़ीरो। वन को ज़ीरो से आंसर आएगा ज़ीरो, एंड वन को वन से आंसर आपके पास क्या आएगा, वन। दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न एंड। देन द सेकेंड ऑपरेटर इज़ बेसिकली और में ज़ीरो 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 होता है, बट ज़ीरो और वन में ऐड हो तो क्या होता है, वन। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि वन और जीरो होगा तब भी वन, और वन होगा तब भी वन। यहाँ पर टू थ्री नहीं है, ये बिट पैटर्न में होता है। तो बिट्स क्या होती हैं, जीरो एंड वन। तो आंसर आपके पास जीरो वन में आएगा, तो वन और वन भी आपके पास वन ही होगा। अब मैं आपको बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो मैंने आपको बड़ा अच्छा तरीका करवा दिया इसको याद करने के लिए। तो बेसिक डेफिनेशन के तौर पर बताऊँ तो एंड वो ऑपरेटर है जहाँ पर आपके पास दो कंडीशन दी जाएँ, और ज़ीरो का मतलब है फॉल्स और वन का मतलब है ट्रू। तो जब दोनों फॉल्स होंगी तब वो फॉल्स होगा, जब एक भी फॉल्स होगी तब भी वो फॉल्स होगा। मतलब एक के ट्रू होने से वो ट्रू नहीं होगा यहाँ पर। जबकि अगर और की बात करें तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, अगर इनमें से एक भी वन होगी तो आंसर क्या आएगा, वन। तो ये दो चीज़ें आपने इनके बारे में याद रखनी है। देन द थर्ड थिंग आई टोल्ड यू अबाउट नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर जो है बेसिकली आपके पास नॉट ऑपरेटर में आपके पास अगर आप वन देते हो उसको तो वो आंसर क्या देगा, जीरो, और जीरो दोगे तो आंसर क्या देगा, वन। मतलब है उसके रिजल्ट को इन्वर्स कर देगा। दैट इज़ वाई आई कॉल्ड इट एज इन्वर्स ऑपरेटर। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन, एज यू ऑल नो कि आपके पास 16 बिट नोटेशन होती है। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 बिट नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल याद करना है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। आपने इस टेबल को मेमोराइज़ करना है, और इसको मेमोराइज़ करने का भी मैं बहुत एक ईजी वे आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। मीन्स 8 ज़ीरो है आपके पास और 8 वन है, तभी इसको 16 बिट पैटर्न कहा मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कर लेना है, 8 ज़ीरो लिख लेने हैं और 8 वन लिख लेना है। सेकेंडली आपने उसका हाफ लिखना है, मतलब है पहले आपने 8 ज़ीरोज़ और 8 वन लिखे, अब आपने क्या लिखना है, 4 ज़ीरोज़ फिर 4 वन फिर 4 ज़ीरोज़ फिर 4 वन। देन इसको दोबारा हाफ करेंगे, पहले कितने 8 थे, देन आपने 4 कर लिए, अब आप 2 कर लेंगे। मतलब 2 ज़ीरोज़ फिर 2 वन फिर 2 ज़ीरोज़ फिर 2 वन, जब तक 16 नहीं हो जाते, सो ऑन। देन लास्टली 2 पे आप
जब उसको डिवाइड करेंगे हाफ में तो हो जाएगा 1, मतलब 10 फिर 11 फिर 10 फिर 11 सो ऑन 16 दफ़ा आप इसको लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इस टेबल को लिख लेना है। देन उसके बाद आगे यहाँ से काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपके पास है A B C D E F। अब ये क्यों है, मोस्टली लोगों का सवाल होता है दैट वाई आर वी यूजिंग A for 10 एंड B for 11 सो ऑन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है उसको ये आइडिया नहीं है कि 9 के बाद मल्टीपल डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब 9 के बाद 10 आ जाता है 1 एंड 0। वो उसको फिर भी स्पेसिफाई क्या करेगा 1 0, वो उसको 10 नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हमने उनको नाम दे दिया कि 10 जो है वो ए के बराबर है, 11 जो है वो बी के बराबर है, ताकि वो सिंगल डिजिट में इनपुट ले सके। तो होप सो आप लोगों को ये टेबल बनाना आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, ये बहुत बड़ा सा उन्होंने बिट पैटर्न हमें दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको चार चार बिट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट 4, देन अगेन 4, देन अगेन, तो ये आपने डिवाइड कर लिया 4 4 4 4 4। अब आपने 4 4 में इसको डिवाइड करने के बाद ऊपर जो आपने टेबल बनाया है उसमें देखना है कि ये किसके इक्वल है। पहले है 1 1 1 0। आप ऊपर टेबल में देखते हैं कहाँ आ रहा है 1 1 1 0, ये आ रहा है 1 1 1 0 ई के बराबर है। आपने राइट कर दिया ई। देन वो आपको दोबारा कह रहा है नेक्स्ट जो है आपके पास 1 1 1 0 के बाद है 1 0 0 0। आप देखते हैं 1 0 0 0 कहाँ है, आपके पास है 1 1 0 0 0, ये रहा। ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो आपने क्या राइट कर दिया 8। देन 1 0 0 0 के बाद है 0 0 1 0, तो आपने राइट कर दिया 0 0 1 0 0 1 0 1 कहाँ पर है। देन 8 के बाद है आपके पास 0 1 0 1, तो आप देख सकते हैं 0 1 0 1 कहाँ पर है, ये रहा 0 1 0 1। 0 1 0 1 जो है वो इक्वल है 5 के, तो आपने क्या राइट कर दिया 5 राइट कर दिया। देन अगेन 0 1 0 1 है, आपने अगेन 5। मतलब आपको आइडिया हो रहा है कि आपने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आपने इस क्वेश्चन को चार चार बिट्स में क्या कर लेना है डिवाइड, इस तरह टेबल बना लेना है। उसके बाद ये टेबल लाइट करना आपको आना चाहिए। ये टेबल अगर आप बना लेते हैं तो सिंपल है, आपने बस यहाँ पर उसकी वैल्यू देखनी है और वहाँ पर उसकी वैल्यू के आगे देखना है कि क्या है उसका आंसर, और आपने यहाँ पर राइट कर देना है। एंड पे आपका आंसर क्या बन गया E85517, यही आपका आंसर है। इसको आप राइट कर देंगे और ये ऑब्जेक्टिव में मोस्टली आता होता है। तो हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है उसमें यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और सेम एज यही क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इसके टेबल की जो तैयारी है वो अच्छे से कर लेनी है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूल 23, दैट इज़ बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन एज द नेम सजेस्ट कि आपने बाइनरी वैल्यूज़ जो कि होती हैं बिट्स 0 और 1, उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है आपने ही जानना है। सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर में नहीं होती, दैट इज़ वाई यू आर जस्ट लर्निंग बाइनरी एडिशन। तो एडिशन में 0 और 0 को ऐड करते हैं तो आपको पता है 0 आता है, 0 और 1 को ऐड करते हैं 1 आता है, 1 और 0 को ऐड करते हैं देन भी 1 ही आता है। लेकिन अगर आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1 एंड 0। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ दो तीन टेबल्स जो आपने याद करने हैं, जिससे आपने वेरीफाई करना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दो टेबल्स हैं जिनको आपने मेमोराइज कर लेना है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं बाइनरी एडिशन की एग्जांपल के बारे में। तो एग्जांपल के आपके पास आपने दो कोई सी भी बाइनरी वैल्यूज़ जो हैं उनको ऐड करना है, जो कि है फर्स्ट 0 0 0 0 1 0 1 1 एंड सेकंड वैल्यू इज़ 0 0 0 0 1 1 1 0। अब ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछा जाता है। आपको दो बाइनरी वैल्यूज़ वो इस तरह दे देगा और आपको कहेगा कि आपने इनको पुट करके ऐड करना है। तो एडिशन आपकी पहले देख लेते हैं। आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए जिसमें टेबल में आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 से लेकर 7 तक लिखेंगे और इसी के अंदर आपकी ये सारी वैल्यूज लिखी जाएंगी। तो आपने दोनों वैल्यूज़ को राइट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आता है, 1 और 1 को ऐड करेंगे 0 आएगा क्योंकि 1 कैरी चला जाएगा वहाँ पर, 1 और 1 फिर 0 आएगा, फिर 1 कैरी चला जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 1 पहले से है, आंसर क्या है 0, और एक 1 जो कैरी है तो 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन 0 0 अगेन है, यहाँ पे आपके पास जो एक 1 आ रहा था वो वहाँ पे क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा। 1 आने के बाद 1 और 0 क्या आ जाएगा 1, बाकी ये सारे क्या हैं 0 हैं। अब आप देख सकते हैं कि 128 पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 64 पे 0, 32 पे 0, 16 पे 1 मतलब 16 एक काउंट हो गया, 8 पे 1 मतलब 8 काउंट हो गया, 4 पे 0, 2 पे भी 0, 1। 16 में 8 ऐड करें कितना आता है आपके पास 24, 24 में 1 ऐड करें तो कितना आ रहा है आपके पास 25। तो आपका आंसर क्या हुआ 25। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ बाइनरी एडिशन फॉर एडिंग टू बाइनरी वैल्यूज़। होप सो आप लोगों के लिए टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू बेसिक्स, और सीपीयू बेसिक्स बेसिकली मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जितने भी यूनिट्स हैं बेसिक, उन तमाम को हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सीपीयू। तो एज वी ऑल नो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
and CPU is also known as the brain of the computer. Then what are main parts of a computer system? कंप्यूटर के सिस्टम के थ्री मेन पार्ट्स हैं, कौन कौन से? ALU, then CU and RU. ALU basically means arithmetic and logic unit, CU means control unit, and RU means register unit. So first of all, what is ALU? तो ALU stands for arithmetic and logical unit, और इसमें तमाम arithmetic functions and logical functions होते हैं. जैसे कि arithmetic का मतलब होता है addition, subtraction, multiplication, division, remainder. Then लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं एंड, और एंड नॉट, जिनको हम पीछे लास्ट टॉपिक में बुलियन ऑपरेशंस के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं. देन वी हैव सी यू. व्हाट इज सी यू? सी यू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट बेसिकली मीन्स दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द कंपोनेंट्स. मतलब है अगर किसी भी कंपोनेंट ने कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है, जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड की ये की प्रेस करता हूँ तो वो एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो एच राइट कर रहा है, तो ये टास्क परफॉर्म करने का जो सिग्नल देता है वो कंट्रोल यूनिट देता है सीपीयू को. देन आपके पास है आर यू. आर यू स्टैंड्स फॉर रजिस्टर यूनिट, और ये जो रजिस्टर यूनिट है ये तमाम रजिस्टर्स कंटेन करता है. बेसिकली रजिस्टर क्या है? जैसे आपके पास रैम होती है ना, जो कि टेम्पोरेली डाटा को रखती है अपने अंदर जब वो यूज़ हो रहा हो, इस तरह रजिस्टर यूनिट भी अपने अंदर डाटा को टेम्पोरेली स्टोर करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं? दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, और दूसरे कौन से होते हैं? जनरल पर्पस. देन वी हैव बसेस. बसेस क्या हैं? बसेस आर बेसिकली लाइक वायर्स दैट आर यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग बिटवीन सिस्टम्स. के कंप्यूटर के अंदर वायर्स के तौर पे एक्ट करती हैं ये, और डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, एड्रेस को इधर उधर से ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड कंट्रोल को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं. There are three types of buses: data bus, address bus, and control bus. Data bus, which is used to transfer the data; address bus, which is used to transfer the address; and control bus, that is used to transfer the control. So this was the end of this topic, CPU basics. Let's start the next topic. अच्छा, तो हमारा रिसेंट टॉपिक इज़ कंप्रेसिंग ऑडियो एंड वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो कंप्रेशन और वीडियो कंप्रेशन क्या होता है कि जब आप अपनी जो वीडियो या ऑडियो का साइज़ जो है वो उसको छोटा करना चाह रहे होते हो और चाहते हो कि इसकी क्वालिटी में चेंज ना आए, तो यू यूज़ कंप्रेसिंग टेक्निक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एमपैक? एमपैक क्या होता है? एक टेक्निक है दैट इज़ यूज फॉर कंप्रेसिंग वीडियोज़. और इसको किसने बनाया था? इस टेक्निक को एक ग्रुप ने बनाया था जिसका नाम था एमपैक. उसका नाम भी एमपैक था, उन्होंने इस टेक्निक का नाम भी एमपैक ही रखा. तो व्हाट डज एमपैक स्टैंड फॉर? ये क्वेश्चन आता होता है. दैट इज़ मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप. तो ये एमपैक की एब्रीविएशन है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ द बेस्ट यूज टेक्निक इज़. तो कौन सी टेक्निक है जो आजकल यूज़ होती है मोस्ट फ्रीक्वेंट? दैट इज़ MP3. MP3 स्टैंड्स फॉर एमपैक लेयर 3. MP3 एज यू ऑल नो ये ऑडियो कंप्रेसिंग के लिए यूज़ होती है. देन वी हैव what is audio compressing? Audio compressing means compressing audio into a smaller frequency or a smaller set. Then आपके पास दो मेथड हैं audio compressing के, that is temporal masking और frequency masking. तो first of all what is temporal masking? Temporal masking क्या होती है? टेम्पोरल मास्किंग वो तमाम साउंड्स जो कि इनऑडिबल हैं ह्यूमन ईयर को, उनको उसके अंदर से ख़त्म कर देता है. एंड फ्रीक्वेंसी मार्किंग जो है वो लाउडर साउंड को कंप्रेस करता है. देन वी हैव BPS. BPS बेसिकली स्टैंड्स फॉर बिट्स पर सेकेंड. तो एमपेक जो है वो आपको 40 Mbps मीन्स 40 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की आउटपुट देता है, जबकि MP3 जो है वो आपको 64 kbps किलो बाइट्स पर सेकेंड की कैपेबिलिटी देती है. Then the next topic we are going to discuss is, so the recent topic that we have is data manipulation and program execution. अच्छा, तो next topic that we are going to discuss is program execution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे कि अगर मैं कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, दैट वुड बी आल्सो अ प्रोग्राम टाइप ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्ट्रक्शन लूँगा. जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंस्ट्रक्शन लूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. देन उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के बाद मैं वहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ. सेकंड काम मेरा ये होगा कि मैं वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं उसको अपने मुताबिक कन्वर्ट करूँ कि मैं वहाँ जाकर पहले क्या करूँगा, देन उसके बाद सेकेंडली क्या करूँगा, थर्डली क्या करूँगा, तो उसको समझूँ बैठ कर. तो सेकंड काम मेरा ये होगा जिसको मैं कहता हूँ डी कोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज फेचिंग, देन वॉज डी कोडिंग. देन थर्ड काम आपका क्या होगा? आप उस काम को क्या करोगे? परफॉर्म करोगे. मैं बाइक निकालूंगा और निकल जाऊँगा. तो दीज आर द थ्री वेज कि जिसके ज़रिए आप कोई भी काम कर सकते हैं. तो ये जो थ्री वेज का साइकिल है इसको आप कहते हैं फेच, डी कोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल फेच द इंस्ट्रक्शंस, देन डी कोड, समझें उसको, एंड देन
परफॉर्म यानी एग्जीक्यूट। तो मैं आपको साइकिल शो करवा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज द साइकिल, फेच, देन decode एंड एग्जीक्यूट। फेच का वो क्या कह रहा है, रिट्रीव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, decode द बिट पैटर्न टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड द थर्ड वन इज परफॉर्म द एक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर दो नए तरह के रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ विच इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करता है आपके पास इंस्ट्रक्शन को जो भी अभी एग्जीक्यूट होने वाली है। देन वी हैव प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है, उसका एड्रेस कंटेन करता है जो कि एग्जीक्यूट होने वाली है। ये दोनों स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स एज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड के रजिस्टर्स जो हैं वो तमाम टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया होते हैं, जैसे कि रैम होती है, जो कंटेन करते हैं वो तमाम मेमोरी बाइट्स को या मेमोरी डाटा को जो कि अभी करंटली यूज़ हो रहा है, टेम्पोरेरीली यूज़ हो रहा है और परमानेंटली यूज़ नहीं हो रहा। तो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये अपने अंदर उस डाटा को स्टोर करते हैं। देन आप ऊपर से ये 3 पॉइंट्स याद करेंगे कि व्हाट आर द 3 पॉइंट्स इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वन इज machine instruction is fetched, then second is decoded and obeyed, and thirdly is it is performed. Then let's move towards the next topic. आई होप सो आप लोगों को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। The recent topic that we are now discussing is data manipulation that refers to logical operators. So first of all, what are logical operators? As we all know, we have discussed before, and, or, and not. So what is and? मैंने बताया था जब दो वन होंगे तभी वन होगा, एक वन होगा तब जीरो होगा, यानी मल्टीप्लाई के तौर पे एक्ट करता है। देन और होगा तो और में मैंने बताया था दो वन होंगे तभी वन होगा, एक वन होगा तभी वन होगा, लेकिन अगर दोनों जीरो होंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। देन आई डिस्कस्ड एक्स ओ आर। एक्स ओ आर का बेसिक मतलब है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर दोनों सेम आ जाएंगे, बेशक वो जीरो जीरो हो जाए या जीरो सॉरी वन वन हो जाए, अगर वो सेम होंगे दोनों डिजिट्स तो वो क्या आंसर देंगे, जीरो, बाकी सारे वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही वैल्यू को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं इन्होंने दो वैल्यू दे रखी हैं और वो कह रहे हैं कि इनके दरमियान एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। जीरो वन क्या होता है, एंड में जीरो होता है। वन जीरो भी जीरो होगा, दोनों वन होंगे तभी वन होगा, ये भी जीरो होगा, दोनों वन तो वन, एक भी वन होगा दूसरा जीरो होगा तो जीरो, जीरो 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 और ये भी वन। देन और में क्या होता है, कोई भी वन हो जाए, एक भी तो वन, अदरवाइज अगर दोनों जीरो होंगे तब जीरो आएगा। वन वन तो वन, वन जीरो तो वन, जीरो 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 होगा, वन जीरो वन, वन वन भी वन, जीरो जीरो तो फिर जीरो होगा। मतलब और में सिर्फ ये कंडीशन है जीरो आने की कि दोनों जीरो हों, एक भी वन आ गया तो वो वन होगा, जबकि एंड में ऐसा नहीं है। देन वी हैव एक्सो आर। एक्सो आर में अगर दोनों सेम आ जाए, मतलब वन वन है तो जीरो, अगर जीरो जीरो भी आ जाएगा ना, जीरो जीरो तो वो भी जीरो, बाकी सारे वन होंगे। ठीक हो गया। आई होप सो ये तीन जो ऑपरेशंस हैं ये आप लोगों को थॉरली डिस्कस करके समझ आ चुके होंगे। इसमें आपको किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो यू कैन डिस्कस दैट लेटर ऑन विद मी। आई हैव गिवन माई कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे होते हैं आपके पास, मैंने एज पीछे डिस्कस किया था आपसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ऑपरेटर, दीज ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आप उनको सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। उनका जो तरीका है उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेबल आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में वो बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। Then let's move towards the next topic. अच्छा, तो द रीसेंट टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग इज टॉपिक डेडलॉक। तो डेडलॉक क्या होता है, जब एक कंप्यूटर के एक ही कंपोनेंट की ज़रूरत दो से ज़्यादा चीज़ों को होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उन दोनों की सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं और वो दोनों डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाते हैं। मतलब कंप्यूटर दोनों कंपोनेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता और वो लोग वहाँ पर अपना टास्क परफॉर्म नहीं करते और रुके रहते हैं। तो इस चीज़ सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक। जैसे दो ट्रेन एक साइड पे आ जाती हैं एक साथ और अब पटरी एक है, जाना दोनों ने है तो दोनों वहाँ से गुजर नहीं सकती। तो व्हेन वन और टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम नीड द सेम पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, बोथ स्टॉप, दोनों को परफॉर्म एग्जीक्यूशन परफॉर्म दोनों की नहीं होती। तो दिस प्रॉब्लम बेसिकली कॉल्ड डेडलॉक। अब इस सिचुएशन से हम निकल कैसे सकते हैं, तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए कंप्यूटर के पास डेडलॉक सिचुएटिंग स्कीम्स होती हैं जिसके ज़रिए से वो इनको अवॉइड करता है। इनको अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि मल्टीटास्किंग के दौरान यूज़र को आइडिया हो कि कौन सी चीज़ में डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वो उसको रिजॉल्व खुद ही करते, ट्रबल शूट करते। होप सो आपको डेडलॉक की सिचुएशन समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं टूवर्ड्स और नेक्स्ट टॉपिक। द रिसेंट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट्स में आपके पास क्या क्या आता है, वन इज़ कोऑर्डिनेशन विद यूज़र। के ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया
कि एक यूज़र जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसके साथ वो सिस्टम कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे। सेकेंडली रियल टाइम प्रोसेसिंग, मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऐप खोल रहा हूँ या किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो वो अल्टीमेटली रियल टाइम, इन द मीन टाइम रियल टाइम में उसको प्रोसेस करके मुझे रिजल्ट्स दे। देन थर्डली इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि जितने भी पुराने कंप्यूटर्स थे दैट वर बिल्ड इन 60s एंड 70s, दे वर एक्सपेंसिव एंड डिडंट हैव much interaction with the user or the real world. So these systems were made more interactive and remote to serve more than one remote terminals at a time. Then we have time sharing. What is time sharing? Based on this problem, such OS were designed to service multiple users at the same time. Basically means multitasking. So these were also introduced in the newest operating softwares. Then we have multi-programming. Multi-programming basically means one way of implementing time sharing, small time intervals, and each job is executed for a small interval. मतलब बेसिकली अगर 30 यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं एक ही सर्वर को, अल्टीमेटली वो 30 काम एक ही टाइम पे सिमल्टेनियसली कर रहा होता है, छोटे छोटे टास्क को वो परफॉर्म कर रहा होता है। देन मल्टीटास्किंग के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करके अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एंड मल्टीपल टास्क को भी सिमल्टेनियसली एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में क्या बात हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। वन इज़ ये लोड बैलेंसिंग करता है। सेकेंड इज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, मतलब बेसिकली मानना ये है कि ये कोई हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, जबकि एक सॉफ्टवेयर है जो कि एम्बेडेड होता है किसके अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, और इसको हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर। और इसका फ़ायदा हमें ये है कि ये हमारे पास यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो एक इंटरेक्शन ब्रिज होता है उसके तौर पर ये वर्क करता होता है। देन इसमें कुछ भी खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। यू मूव टूवर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशंस में आपके पास व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर सिस्टम। देन what are the types of software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, आई एम यूजिंग MS वर्ड सो ऑन, तो दिस इज़ एन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली मीन जैसे मैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो इनको जो कंट्रोल करता है, दैट सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी की, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो आपको बढ़ा रहा हूँ दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसी को समझना है और मेनली कंसेप्ट ही करना है। आपने इसको याद करने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको समझना है कि ये है क्या, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लासीफाई कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे कैटेगरीज होती हैं तीन। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि समझ लें आपके पास आपका है एंटीवायरस, आपके पीसी में, आपके फ़ोन में एंटीवायरस होता है, या फ़ोन मैनेजर होता है जो कि फ़ोन कूल करता है, फ़ोन की मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ करता है। सो ऑन, आप लोग बहुत सारे फ़ोन यूज़ करते हैं अपना फ़ोन में, आपके पास फ़ोन ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, फ़ोन बूस्टर्स होते हैं, आपकी मेमोरी क्लीनर्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी ऐप्स हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पर एक्ट करते हैं, या एंटीवायरसेस। देन आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद इसमें दो टाइप्स और होती हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं? एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो इंटरेक्शन ब्रिज क्रिएट करता है। और थर्डली लास्टली आपके पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, मतलब किसी भी डिवाइस को यूज़ करने के लिए जो आप यूज़र पीसी के साथ कनेक्ट करता है उसके लिए स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आप देखें, आप लोग के पास यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो आप इस ब्रिज की बात करें तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सॉफ्टवेयर क्लासीफाई हो रहा है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी भी आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, सो ऑन, ये सारी चीज़ें आती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तमाम तरह के प्रोग्राम्स हैं, वो तमाम तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आपके पास यूज़र इंटरफेसेस कितने हैं? यूज़र इंटरफेसेस आपके पास क्या होते हैं कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन या पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर इज बेसिकली यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र को दिखता है, यूज़र उसके थ्रू इंटरेक्ट करता है विद द कंप्यूटर सिस्टम। एंड देन वी हैव टू टाइप्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें मेरे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कर्सर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। दिस इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें ग्राफिक्स के जरिए मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ। देन एक और होता था आपके पास इन अर्ली 1660s 50s सो ऑन, उसमें आपके पास होते थे कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली आप अपने विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, वैसा एक इंटरफेस होता था आपके सामने जिसमें आप फाइल्स ओपन करके क्लोज करके उसमें डाटा स्टोर करते थे। बट एज द एडवांसमेंट ऑफ टाइम वो चीज़ें चेंज होती गई और अब आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि मोर इंटरेक्टिव है, ईजी टू यूज़ है। देन यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक